सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों के बीच में भारत की आर्थिक नीति, आर्थिक व्यवस्था और महामारी के विषय में मैं आप लोगों के बीच में कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, समय जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से, जब देश आज़ाद हुआ उस समय बड़ी विकट परिस्थितियाँ थी। इन परिस्थितियों में देश का विकास हुआ, देश की सीमाओं की रक्षा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह साहब, फिर इंदिरा जी, फिर उसके बाद राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह जी, और उसके बाद चंद्रशेखर साहब, फिर आपके पीवी नरसिंह राव साहब, उसके बाद देवगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और आज नरेंद्र मोदी जी। उस समय से लेकर आज तक हम आंकलन करें देश की आर्थिक स्थिति का, सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक नीतियों का, राजनीतिक नीतियों का, विदेश नीति का, तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा होती है। मैं कहना चाह रहा था कि महामारी पे, बेरोजगारी पे मोदी जी ने लॉकडाउन किया, महामारी से आम जनता को बचाने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन उसका हमने विकल्प नहीं देखा। तमाम जितने उद्योग धंधे थे उन पे बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ, बंद हुए। जिनके छोटे छोटे उद्योग थे, छोटी छोटी बेरोजगार उद्योग धंधे खुलकर नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिला हुआ था, वह आज बेरोजगारी के लाइन में खड़े हैं। ये कैसी स्थिति है? महामारियां पहले भी आई हैं, चेचक से लेकर, माता से लेकर, हैजा से लेकर, डेंगू से लेकर, स्वाइन फ्लू से लेकर तमाम महामारियां आई हैं और संक्रमित महामारी थी। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब ये महामारी आई थी और राहुल गांधी ने इस चीज़ के लिए पहले इनको आगाह और सचेत किया था, भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को, कि महामारी से जो है देश प्रभावित हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बता दूँ, मैं आर्थिक नीति का जो बताता हूँ, आर्थिक स्थिति का, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब के आर्थिक व्यवस्था का आकलन किया जाए, और आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं पिछले 6 सालों से, तब से आर्थिक व्यवस्था का, रोजगार के सवाल पे जो हमारे भारत सरकार के पद थे, सिविल सर्विसेज के 1400-1500 पद थे, उनको घटाकर मोदी जी ने 900 किया, 700 किया, 800 किया। इस तरह से जब जनसंख्या बढ़ती है तो उद्योग धंधों में वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि ना होकर के उन उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। तमाम लोगों ने, जितने लोगों ने ऋण ले रखा था, बड़े बड़े साहूकारों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, उन्होंने यहाँ का ऋण ले करके और भाग गए देश। कम से कम पिछली सरकारों के समय में ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। जिसने ऋण लिया होगा उसने दोबारा ऋण लिया और अपने उद्योग धंधे चलाए। लेकिन आपने तो ऐसी स्थिति देश के अंदर पैदा कर दी मोदी जी, कि आज का नौजवान जो कल तक आपके साथ खड़ा था, आपके भाषणों पे, आपकी जुमलेबाजी पे खड़ा था कि मोदी जी इस देश के लिए कुछ करेंगे, नौजवानों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन बड़ा खेद के साथ और बड़ी शर्म के साथ हमें ये बात कहनी पड़ रही है कि आपने
देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं आपसे मोदी साहब, जो आपके केंद्र में मंत्री हैं, राज्य सरकारों में मंत्री हैं, क्यों नहीं उनके आप वेतन और वेतन भत्ते जो मिलते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। सांसद निधि है, सांसद निधि बंद होनी चाहिए। विधायक निधि है, वो बंद होनी चाहिए। लोकसभा सांसद का काम केवल देश के अंदर देश की संसद में जो कानून बनाए जाते हैं उसमें उनके कानून बनाने की भूमिका होती है लोकसभा सदस्य की। और ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में लोकसभा में अपनी बात कह सकता है। इसी तरह से विधानसभाओं की स्थिति है। विधानसभाओं में अब विधायकों को तुमने जो ठेकेदार बना दिया, वो अपने पैसे का प्रयोग अपने भाई भतीजावाद के आधार पर उस पैसे का आवंटन करते हैं, जिससे न तो उस पैसे का सदुपयोग हो पाता है और न ही विकास कार्य हो पाते हैं। केवल इस तरह के पैसे की जो दुरुपयोग हो रहा है वो देश की जनता के हित में नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समय रहते भारत की जनता को जागना होगा, मोदी जी की जुमलेबाजी से बचना होगा, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें, जहाँ तक अब सीमाओं का सवाल है, उस समय के भी आप आकलन करें और आज के भी आकलन करें, सीमा पे कितना नौजवान और कितना सेना का अधिकारी से लेकर और सिपाही से लेकर तमाम सैनिक मारा जा रहा है। और हम करें कि पहले आपने कहा कि आपकी 2014 के भाषणों को आप खुद रिपीट करें अपने, और आप समझें उन चीज़ों को। 2014 में आपने इतने लंबे चौड़े भाषण दिए कि सीमा पे इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सा ऐसी स्थिति बना दी है कि सीमा पे आपका सैनिक नहीं मारा जा रहा है, उससे ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा संख्या पे मारे जा रहे हैं। जहाँ तक आतंकवादियों का सवाल है, आप पाकिस्तान को बार बार ये कह करके, पाकिस्तान का नाम ले करके, जिस पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के सामने, और चाइना तो हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है, लेकिन चाइना की भी कोई, यदि आप वास्तव में चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं तो चाइना की व्यापार नीति से आपको पिंड छुड़ाना होगा। आपको सरकारी स्तर पर इसका निर्णय लेना होगा कि उसके सामान का हम प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना होगा। अब तक आप कह रहे थे, क्यों नहीं ये स्थितियाँ बनी? यदि आप राष्ट्रवादी, आपको केवल जो आपके पक्ष में खड़ा है वो राष्ट्रवादी हो गया, और जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, आपकी नीतियों से सहमत नहीं, राष्ट्र विरोधी हो गया। ये कौन सा सवाल, कौन सा स्थितियाँ आप देश के अंदर पैदा कर रहे हैं? माननीय मोदी जी और आम जनता से मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। और देश को यदि बचाना है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, उन्हें जितने भी हमारे गवर्नमेंट के जनप्रतिनिधियों पर पैसा खर्च होता है, उस खर्चे को बंद किया जाए, मिसलेनियस खर्चे बंद किए जाएं। और जो हमारे सरकारी संस्थान जो आप बेच रहे हैं माननीय मोदी जी, उन संस्थानों को न बेच करके उन पर एक नई स्थिति पैदा करें। आपने बुलेट लाने की बात करी थी, बुलेट ट्रेन कहाँ है? वो बुलेट ट्रेन आपने यहाँ पर आप जो सौदे की बात, रक्षा सौदों की बात, उस समय 3 गुने दामों पे आपने खरीदे हैं। तो ये आर्थिक व्यवस्था का बुरा हाल नहीं है तो क्या है? आपने तो देश की आर्थिक स्थिति, तमाम उद्योग धंधे जो होते हैं, कहाँ जाएगा पढ़ा लिखा नौजवान? बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है। आपने यहाँ पर महामारी के नाम पे जिस तरह से पब्लिक का उत्पीड़न हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारा सीधा एलिगेशन, आपकी सरकार जिम्मेदार है, आप जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, और इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते हैं। और हमारी तो यहाँ तक मानना है कि क्योंकि बहुत दिनों तक जो है कोई यदि जनता का उत्पीड़न करता है, जनता सर्वोपरि होती है और जनता इसका निर्णय लेगी, और इस निर्णय में भगवान उसका साथ देगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।